Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, beta. Yesterday we studied about the different type of vegetation which are on the position of exhausting. यानी कुछ ऐसी vegetations हैं, species हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं कई जो बहुत ही मेडिसिनल जिनका यूज़ होता है, जैसे हमने हिमालयन एरिया में यू देखा था कि जिसको हम कैंसर के डिसीज़ में एज अ टॉक्सिन वहाँ पर यूज़ करते हैं. आज हम बात करते हैं कि ये जो स्पीसीज एक्सहॉस्टिंग हो रही हैं ये एक एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. यहाँ पर देखेंगे The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. यानी जैसे जैसे चाहे वो प्लांट और वेजिटेशन का हो चाहे वाइल्ड लाइफ का हो, जैसे जैसे उनकी स्पेसिस एक्सहॉस्टिंग हो रही है ये एक बायोलॉजिकल इशू है. लेकिन बायोलॉजिकल इशू के साथ साथ सर्टेन अदर थिंग्स आर रिलेटेड हियर. द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेशन विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. क्योंकि बायोलॉजिकल लॉस अगर होता है तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है. कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे? क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आर हियर, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशंस. जैसे भी मैं आपको कहा कि हिमालयन में एक ऐसी मेडिसिनल जो स्पीसीज मिलती है जिससे कैंसर का इलाज होता है. तो यदि हम इस बायोडाइवर्सिटी के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो धीरे धीरे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स क्या हो जाएंगे, एक्सहॉस्टिंग हो जाएंगे. वो धीरे धीरे उनकी प्रजातियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी. Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities who directly depends on the various component of the forest. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? सब कल्चरल कैसे डिस्टर्ब होगा? क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं. तो धीरे धीरे अगर ये स्पेसेस खत्म हो जाएंगी तो जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, जो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट पर अपनी जीविका के लिए डिपेंड करती हैं, वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा. तो ऐसी बहुत सारी रेसेस हैं जो ट्राइबल रेसेस हैं जो क्या प्रजातियां फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं. ना केवल उनके खाने के लिए, उनकी फ्यूल गैदरिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बल्कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं अगर वो ना मिले तो मेडिसिन्स के प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाएगी. तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है वो बायोडाइवर्सिटीज को ही इफेक्ट नहीं कर रही, बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल सिस्टम को ही डिस्टर्ब नहीं कर रही, बल्कि ये हमारी जो रिसोर्स प्लानिंग है और जो हमारी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है धीरे धीरे उसके सोर्सेस को भी कम कर रही है. Within the poor, women are affected more than men. ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है इसका इफेक्ट महिलाओं पे ज़्यादा पड़ता है. क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वर्क आर डन बाय द वीमेंस. ठीक है, जो ट्राइबल्स एरिया है या बैकवर्ड एरिया, डेजर्ट इलाके, वहाँ पे आप देखते हैं कि पानी के लिए महिलाओं को बहुत दूर तक जाना पड़ता है. हमने इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब किया जिससे हमारा वाटर जो सिस्टम है, वाटर सर्किल सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हुआ, रेन इफेक्टेड हुई. तो आप कई बार देखते हैं कुछ डेजर्ट इलाके ऐसे हैं, अभी हमने कल भी बात की थी कि रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है. कई जगह तो दिन में एक बार पानी आता है, कहीं 24 घंटे आ रहा है. कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पर महिलाओं को बहुत लंबे माइल्स तक का डिस्टेंस पूरा करके घर के लिए पानी एकत्रित करना पड़ता. तो ऐसी कंडीशन में बायोडाइवर्सिटिकल जो हम चेंजेस देख रहे हैं वो महिलाओं के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है. इन मैनी सोसाइटीज वीमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल. क्योंकि बहुत सारी जो सिचुएशंस है या सोसाइटीज़ हैं, खासकर जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर महिलाओं पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो फायरवुड को कलेक्ट कर कर लेकर आए. फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सटेंसेस नीड्स. क्योंकि उनका ही काम हो जाता है कि उनका पूरा दिन इन कार्यों में लग जाता है कि वो सुबह से स्टार्ट होते हैं, पहले खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेके आना, पानी लेकर आना, तो कई किलोमीटर तक लंबी उनको डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर अपने इन चीज़ों को गैदर करना पड़ता. तो बायोडाइवर्सिटिकल चेंजेस से महिलाओं पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाया जाता है. एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड the drudgery of women increases and sometimes they have to walk for the more than 10 kilometer
टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज। और कई बार ये इतना ज़्यादा उनका वर्कलोड हो जाता है कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत लंबे डिस्टेंस तक उन्हें पानी के लिए जाना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी वो पूरा करती हैं। This causes serious health problem for the women and negligence of the home and children because of the increased hours of working। और महिलाओं की हेल्थ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और जब उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो नेगलेक्ट करती है अपने हाउस होल्ड वर्क को या अपने बच्चों की केयरिंग को, वहाँ उसे नेगलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप बहुत सारे एरिया में जो वर्कर्स होते हैं, जो आप इससे देखें कि बहुत सारे कारीगर होते हैं, आपके आसपास कोई मकान बन रहा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ महिलाओं की कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, कि कहाँ वो घर का काम भी करती है और वो उस मैन्युफैक्चरिंग वर्क में भी सहयोग कर रही हैं वहाँ पर। तो वहाँ क्या देखते हैं, उनके बच्चे यूं ही खेलते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब महिलाओं का वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पर निग्लेक्ट करने लगती हैं, which often has serious social implication. The indirect impact of the degradation such as the drought and deforestation include floods etc. और इस तरह से जब ये बायोडाइवर्सिटिकल चेंजेस आते हैं तो प्रकृति में नेचुरल चेंजेस क्या आते हैं, या तो अकाल पड़ जाता है डिफॉरेस्टेशन के कारण, या फिर जो हमारा वाटर सर्किल है वो चेंज होने के कारण कभी कभी फ्लड की कंडीशन भी पाई जाती है, यानी अकाल, सूखा और वहाँ कहीं कहीं बाढ़ की सिचुएशन भी पाई जाती है। सब ये कैसा हो रहा है कि हमारा जो इकोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटीज़ है वो चेंज हो रही है, यही कारण है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। Poverty in these cases is a direct outcome of the environmental destruction. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life environment in the, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पोवर्टी। क्योंकि जो फायरवुड कलेक्ट करते हैं या पानी के लिए इतनी दूर जा रहे हैं, इसका मतलब वो कौन है, बिलो पोवर्टी लाइन है। तो ये पोवर्टी का लेवल अगर डिग्रेडेशन हुआ तो अब उन्हें फायरवुड भी क्या करनी पड़ेगी, मार्केट से कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से पहले वो गरीब है, अगर वो और रिसोर्सेज इन चीज़ों को जो उन्हें फ्री में मिल जाते थे उन पे खर्च करेंगे तो धीरे धीरे जो पोवर्टी का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन, यानी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो महिलाओं की कंडीशन खराब हो रही है, पोवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा, इस बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी, लोगों को अब अपनी बेसिक नीड्स के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड वी पीपल टू कंजर्व द फॉरेस्ट एरिया, कि ना केवल गवर्नमेंट का यहाँ रोल होना चाहिए, ना केवल सोसाइटी का रोल होना चाहिए, हम इंडिविजुअल का भी यहाँ पर एक रोल होता है। तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मेजरमेंट टू जस्ट safeguard the biodiversity. Conservation in the background of rapid decline in the wildlife population and forestry has become essential, यानी जैसे जैसे जो species हैं they are exhausting, तो it is our moral duty to just give some measures or just control the biodiversity। जो ये species लुप्त हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। But why do we need to कंजर्व और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लेकिन क्या जरूरत है, तो वो तो हमने भी बात की कि क्यों जरूरत है, ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो नेचर है उसमें जैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं कि धीरे धीरे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो वेजिटेशन का प्रपोर्शन 33 एक एरिया में होना चाहिए जोग्राफिकल एरिया में, वो हमारे यहाँ सिर्फ 24 है, धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जहाँ वेजिटेशन कम होगी वहाँ धीरे धीरे क्या होगा, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पेड़ है वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि ऊपर हमारे यहाँ ओजोन लेयर है विच इज़ डिप्लेशन, उनका डिप्लेशन हो रहा है। जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं सन से उसको कंट्रोल करती हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये लेयर धीरे धीरे बिल्कुल थिन हो गई है, जिससे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पर आ रही है, और यही कारण है कि आजकल हमें स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे, और उनके मेल्ट होने से जो सी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा,
और जो जितने भी सी कोस्ट एरियाज हैं, जैसे मुंबई हमारे इंडिया में जितने भी सी कोस्ट सिटीज हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो उस सी रूट्स में मर्ज हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हम एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसे कंट्रोल करें। समझ में आ गया ये? तो क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोकने के लिए, जो सी साइड एरिया है उनके जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसको बचाने के लिए जरूरी है कि हम कंजर्वेशन करें। कंजर्वेशन preserves the ecological diversity and our life support the system water, air and soil। कंजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा कर रखेगा। दूसरा, और जो हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अगर बारिश ना हो तो आपको पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? सोच सकते हैं कि अगर एक साल बारिश ना हो तो अगले साल हमें टेंशन हो जाती है कि अरे पानी इस साल कम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मेन सोर्स है वो रेन वाटर ही है। जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर का, फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो कहाँ से आता है? रेन वाटर सिस्टम से ही आता है। अगर मान लीजिए एक साल बारिश नहीं हो, क्या आप सोच सकते हैं कि आपको पीने का पानी मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है जितना भी सी एरिया वाला है वो सॉल्टी वाटर है, वो प्योर वाटर नहीं है, वो पीने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारा जो बेसिक नीड कहाँ से पूरी होती है? बारिश के पानी से ही पूरी होती है। तो अगर एक साल रेन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? पूरा हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो फूड आइटम्स है, जो हमें प्रोडक्टिविटी वेजिटेशन से मिलती है, वो सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रिजर्व्स the genetic diversity of plants and animals for the better growth of species and breeding। और दूसरी बात, कंजर्वेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि चाहे वो वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज हो, चाहे वो वेजिटेशन की स्पीसीज हो, सभी को डेवलपमेंट, ब्रीडिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत सारा पॉल्यूशन करेंगे, जैसे एक्सेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, आप प्लास्टिक बैग्स का आजकल हम एक्सेस यूज करते हैं ना, और कचरा क्या करते हैं? यहीं कहीं डाल देते हैं। प्लास्टिक बैग्स भी आपने कचरे के साथ डाल दिए। अब क्या होता है? कचरा तो क्या होता है? मिक्स हो जाता है सॉइल में, धीरे धीरे सॉइल में मिक्स एंड मैच हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो गलता नहीं है, कितना सारा नुकसान होता है। अगर कोई एनिमल उसको खा ले, है ना, तो उसकी जान को आफत हो सकती है, वो उसकी डेथ तक हो जाती है। वो प्लास्टिक क्या करता है? सॉइल डिग्रेडेशन का कार्य करता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको धीरे धीरे खराब कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारी छोटी सी गलती से क्या होता है, कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि हमारी इन गलतियों से क्या होता है, अब जैसे सॉइल में डिग्रेडेशन हुआ तो कुछ स्पीसीज प्लांट है की जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? खत्म होती जाएंगी। तो इस तरह से हम जो फॉरेस्ट एरिया है, कुछ जड़ी बूटियों को तो हम, मेडिसिनल प्लांट्स को तो हम पहचानते भी नहीं है, हम अपनी अज्ञानता में उन्हें खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कहने का मतलब कि कंजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्पीसीज इतनी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्पीसीज एक्सहॉस्टेड हो गई तो मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में जिनका यूज किया जा रहा है, एज अ मीडिएटर यूज किया जा रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स वेराइटीज, fisheries too have heavily dependent on the maintenance of the accurate biodiversity। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे एग्रीकल्चर, अगर सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है तो क्या आप अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं? एग्रीकल्चर से ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। अगर मान लीजिए वेजिटेशन कम होता है तो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो विंड से, वाटर से फ्लो होकर क्या होती है? फर्टाइल लेयर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो अगर वेजिटेशन को आपने कंट्रोल नहीं किया, बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल नहीं किया, तो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलिटी से प्रोडक्टिविटी, आपको कितना केमिकल डाल लो आप, चाहे कितने फर्टिलाइजर डाल लो, लेकिन जो उसकी नेचुरल इंटीग्रेट्स हैं अगर वो नहीं होंगे तो आपको प्रोडक्शन कभी भी हाई लेवल का नहीं मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए इसी तरह से फिशरीज में भी मान लीजिए कि आप फिश को लेते हैं तो बायोडाइवर्सिटीज, वहां बहुत वैरायटी की फिशेज वहां पर होती हैं। ठीक है, अगर उसमें एक स्पीसीज भी एग्जॉस्टेड हो जाती है तो उसका हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन 1960 और 70 conservationists demanded a national wildlife protection program
इसीलिए जो कंजर्वेशनिस्ट हैं यानी जो बचाव कार्य करते रहते हैं या इस पे रिसर्च करते हैं, उन्होंने माना कि एक ऐसा प्रोग्राम जनरेट होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो और सोसाइटी का भी इन्वॉल्वमेंट वहां पर होना चाहिए। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। इसीलिए सबसे पहले 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। अब ये एक्ट है क्या? It is implemented in 1972 with the various provisions for protecting the habitat। इसमें बहुत सारे प्रावधान रखे गए ताकि जो वाइल्ड लाइफ जो एग्जॉस्टिंग होने की पोजीशन में है उन स्पीसीज को बचाया जा सके। एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वॉज ऑल्सो पब्लिश। तो एक लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच चुकी हैं, तो उन्हें सेफगार्ड किया जा सके। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज toward the protecting the remaining population of a certain endangered species by the banning hunting, giving legal protection। अभी इन्होंने क्या सोचा कि जो एंडेंजर्ड कंडीशन में स्पीसीज आ गई उन्हें कैसे बचाया जाए, कि सबसे पहला हंटिंग पे रोक लगाई जाए कि जो शिकार हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे पहले हाथी का बहुत शिकार होने लगा था, क्यों? क्योंकि इनके हाथी दांत बहुत महंगे बिकते थे। शेर की खाल का शिकार होता, धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी संख्या बहुत कम हो गई। इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया ताकि ये जो स्पीसीज हैं जो ह्यूमन बीइंग से अपनी ग्रीड के कारण इनका नुकसान पहुंचाते हैं वो कम हो सके। तो सबसे पहले हंटिंग को बैन किया गया और इन एनिमल्स को लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। लीगल प्रोटेक्शन यानी अगर आप उनका शिकार करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ सब्सक्वेंसी। और जो व्यापार होता है जैसे हाथी दांत का है, शेर की खाल का, उसको बिल्कुल बैन वहां पर किया गया। सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और इस तरह से बहुत सारे रिजर्व्ड एरिया बनाए गए जिन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क कह सकते हैं। जैसे टाइगर नेशनल पार्क है, बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स बनाए गए जहां पर इनको इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। The central government also announced several projects for the protecting specific animals। और इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस किया है ताकि इनकी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है वो वापस इंक्रीज हो सके। Which were gravely threatened including the tiger, the one-horned rhinos, the Kashmir stag or the hangul। Three types of crocodiles। So these are the animals for which the government, central government and state government are just making the reserve or national park। Saltwater crocodile and the gharial, the Asiatic lion and others। Most recently the Indian elephant, black buck and the great Indian bustard एंड द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा। इनको एनिमल्स को बचाने के लिए क्या किए गए, बहुत सारे नेशनल पार्क और रिजर्वर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्यों जरूरी है कंजर्वेशन? बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरा, जो हम डायरेक्ट मेथड से जैसे एग्रीकल्चर से या फिशरी से हम अपनी प्रोडक्शन लेते हैं वो प्रोडक्शन में डिक्रीज नहीं हो। थर्ड थिंग जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो यह है कि जो हमारी बेसिक नीड है वाटर है वो हमें रेन वाटर से ही मिलता है। हमारी जो फैसिलिटी वो पूरी होती है वो रेन वाटर से होती है। अगर इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ये रेन सर्कल या वाटर सर्कल भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को बनाकर रखें। यहाँ क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर। Why it is important to conserve the biodiversity? Why it is important to conserve biodiversity? सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। Why state and central governments
make so many national park and reservoirs, so many national parks and reservoirs. थर्ड क्वेश्चन लिखिए, when was Wildlife Protection Act was implemented? When was Wildlife Protection Act was implemented? लिख लिया? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, नेम द एनिमल्स विच आर प्रोटेक्टेड. नेम द एनिमल्स विच आर प्रोटेक्टेड under the Wildlife Protection Act. Name the animals which are protected under the Wildlife Protection Act. आपको इसमें बताना है वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिसे हम प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करते हैं. लिख लिया? Yes, ma'am. ओके. अब देखिए बोर्ड में आता है, शॉर्ट नोट आता है, प्रोजेक्ट टाइगर पर आता है क्योंकि ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. तो आप इसमें पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर. अब देखिए ये प्रोजेक्ट है क्या. टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज द फील्ड वेब. इन 1973 the authorities realized that the tigers population is decline. 1973 में जब हमने वाइल्ड लाइफ जब बनाया था, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने बनाया था, और उस एक्ट के थ्रू जब हमने स्पीसीज को काउंट किया कि किन किन स्पीसीज को हमें एंडेंजर्ड पोजीशन से बचाना है, उस समय टाइगर सबसे इंपॉर्टेंट माना गया कि जिसकी 73 में नोटिस किया गया, जिसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है. एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग बताया गया कि उनकी धीरे धीरे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई. द मेजर थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन, सबसे बड़ी जो वहां पर प्रॉब्लम थी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस, सच एज द पाउचिंग ऑफ ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्री बेस्ड ऑन स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा. क्यों धीरे धीरे टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो गई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हंटिंग की, कि लोग शिकार करते थे व्यापार के लिए. क्यों? क्योंकि जो टाइगर्स की जो स्किन है बहुत महंगी बिकती थी. इसीलिए हमने 1972 में हंटिंग को बैन किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू. तो इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो इनको जो एनिमल्स का शिकार किया जाता, किस लिए? व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए किया जाता था. और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे आप देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है. हमने बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज को भी काट कर क्या बना लिए, वहां पर रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप्ड कर लिए. तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन, जो इनके नेचुरल रूट होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशन डिस्टर्ब हुई. The trade of tiger skin and use of their bones in the traditional medicine, क्योंकि जो टाइगर स्किन है उसको डेकोरेशन के रूप में काम में लेते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स से बनते हैं. ठीक इस तरह से टाइगर की बोन का भी मेडिसिनल यूज होता है. और यही कारण है कि टाइगर का शिकार ज्यादा होने से धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी. स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द average of extinction. Since India and the Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations become prime tiger targets for poaching and illegal trading. ये दो देश ऐसे हैं, इंडिया और नेपाल, जिनके में टाइगर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और ऐसा माना जाने लगा था कि धीरे धीरे हो सकता है हम टाइगर्स को सिर्फ पिक्चर में देखें. इसलिए इन दोनों ही देशों ने धीरे धीरे अपने एरिया में पाउचिंग को और हंटिंग को बैन वहां पर किया. द प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड कैंपेन इन द वर्ल्ड, वॉज लॉन्च इन 1973. सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था वो 1973 में हुआ था, आफ्टर द एक्ट ऑफ 1972. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद जब हमने स्पीसीज को फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए 1973 में हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया. Tiger conservation has been viewed only as an effort to save the endangered species, but with the equal importance to means of preserving biotype of sizable magnitude.
यह केवल इसलिए नहीं था कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, कि बायोडाइवर्सिटीज और इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी ये ज़रूरी था। अब देखिए कहाँ कहाँ नेशनल पार्क्स बने हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, आपको ये नाम पता होने चाहिए और मैप में इन्हें मार्क करना भी आना चाहिए। सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, भावगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। या क्वेश्चन बना, नाम लिखिए आप यहाँ पर, नेम द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, नेम द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पर हैं, एंड लोकेटेड them into a outline map, and located them into a outline map। क्वेश्चन लिखेंगे और इसे आउटलाइन मैप में मार्क भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा आपने, नेम द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड मार्क देम ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ना केवल इनके नाम लिखेंगे अपनी कॉपी में, बल्कि इनको एक मैप में, आउटलाइन मैप लेंगे। ठीक है, या हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है, और वहां पर इनको आप मार्क करेंगे। ठीक है, ओके मैम। लिख लिया क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन हो गए आज के? 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन हो गए। ओके, सो यू जस्ट राइट डाउन देयर आंसर इन योर कॉपी। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, आपको इन्हें कॉपी में साथ के साथ करना है। ओके ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।